नमस्कार साथियों, आज हम लोग जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, रेलवे में एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी का अगर आपने फॉर्म डाला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेस। तो आपका आंसर हो जाएगा अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। बाकी आप पेप्सिन के बारे में थोड़ा देख ले तो पेप्सिन यह एक एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है और भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो यह भी एक एंजाइम है जो पाचन में ही सहायता करता है। लाइपेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो ये भी एक एंजाइम है जो शरीर में वसा को तोड़ने में मदद करता है। यह अग्नाशय, मुंह और पेट में बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो अमाइलेज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 92, 94, 95, 96। तो रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम में 92 प्रोटॉन होते हैं। चूँकि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक ही 92 होता है, इसलिए इसमें 92 प्रोटॉन होते हैं। 94 जो है ये प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक है। 95 जो है अमेरिशियम का परमाणु क्रमांक है और 96 जो है यह क्यूरियम का परमाणु क्रमांक है। यह एक रेडियोधर्मी सिंथेटिक भी है तत्व है और इसकी खोज जो 1944 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ऑस्मोसिस परासरण प्रक्रिया में किसका आदान प्रदान होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा। तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया में जल का आदान प्रदान होता है। प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम डच के रसायनिज्ञ जेराहर्ड्स जोहान्स मुल्डर ने की थी। यही इसका जो नामकरण है स्वीडिश रसायनिज्ञ जोन्स जैकब बर्लजियस ने 1838 ईस्वी में किया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो यह एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना एक प्राकृतिक यौगिक है। वसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो वसा एक पोषक तत्व है जो भोजन में पाया जाता है। यह शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद भी होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में वसा का सेवन किया जाए तो ये हानिकारक भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कैंसर रोग किसके कारण से होता है? कोशिकाओं का असामान्य विभाजन, वायरल संक्रमण, बैक्टीरिया संक्रमण, प्रदूषण। तो कैंसर रोग का जो मुख्य कारण है कोशिकाओं का असामान्य विभाजन है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव्यमान का मापन किस यंत्र से किया जाता है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, किलोग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान का मापन जो है तराजू से किया जाता है। बाकी इसका इकाई जो होता है वह किलोग्राम होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत दिशा में कैसी प्रतिक्रिया होती है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत दिशा में कैसी प्रतिक्रिया होती है? समान और विपरीत, अधिक और समान, कम और समान, समान और एक ही दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है
वह एम्पियर है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण, द्रव्यमान, क्षेत्र, ऊष्मा। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी प्रक्रिया जलवायु परिवर्तनों का प्रमुख कारण है? कौन सी प्रक्रिया जलवायु परिवर्तनों का प्रमुख कारण है? ऑक्सीजन उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादों का दहन, वृक्षारोपण, जल संरक्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादों का दहन से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। बाकी जो आप जल संरक्षण देख रहे हैं या वृक्षारोपण है, ये सभी मानव हित में, मानव के लिए काफ़ी ज़रूरी कार्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। नमक बनाने के लिए सोडियम को किससे मिलाया जाता है? नमक बनाने के लिए सोडियम को किससे मिलाया जाता है या किसमें मिलाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। सोडियम को क्लोरीन से मिलाने पर सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे कहते हैं बनता है, जिसे सामान्यतः नमक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु, लिगामेंट, रक्त, उपास्थि। तो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं, जो हड्डियों को जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, थायराइड। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जिसे लीवर भी कहा जाता है, जो कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय का स्पंदन जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? न्यूरॉन, साइनोएट्रियल नोड, लाल रक्त कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हृदय का स्पंदन जो है साइनोएट्रियल नोड के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है, जो हृदय के स्पंदन को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन, अर्नस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, आइजैक न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रह पर दिन और रात किस कारण से होता है? सूर्य की गति, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी का झुकाव। तो ग्रह पर दिन और रात जो है पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? जाइलम जो है पौधों में जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। किस प्रकार के रक्त को सभी रक्त समूहों में दिया जाता है? तो O निगेटिव रक्त को सभी रक्त समूहों में दिया जाता है, क्योंकि इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें AB+ जो है इसे यूनिवर्सल रिसीप्टर कहा गया है, मतलब सर्वग्राही कहा गया है। यह किसी से भी खून ले सकता है। बाकी O निगेटिव जो देख रहे हैं ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। किस तत्व को क्विक सिल्वर भी कहते हैं?
क्विक सिल्वर भी कहते हैं, लोहा, पारा, सोना, सीसा। तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है क्योंकि यह एक तरल धातु है जो चांदी जैसी ही दिखती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन, इजहाक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जे थॉमसन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया, जो जैव विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किस पर आधारित है? बल, संवेग, जड़त्व, त्वरण। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है वह त्वरण पर आधारित है, जो कहता है किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह इंसुलिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोडीजल किससे बनाया जाता है? कच्चे तेल से, सब्जी के तेल से, पेट्रोलियम से, कोयले से। तो बायोडीजल जो है वो सब्जी के तेल से बनाया जाता है। बायोडीजल जो है जैविक स्रोतों से भी तैयार किया जाता है। यह एक तरल ईंधन है। यह पेट्रोलियम से बने डीजल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोडीजल एक नवीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय ईंधन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रंग सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का होता है? तो बैगनी रंग जो होता है वह सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का होता है और लाल जो होता है वह सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चालकता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत चालकता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चालकता को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का आविष्कार हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने 1820 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार गैसों में से एक है, जो गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म करती है। इन्हें GHG भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कैंसर, मधुमेह, इन्फ्लुएंजा, उच्च रक्तचाप। तो इसमें से संक्रामक रोग जो है वो इन्फ्लुएंजा है, जो वायरस के कारण होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने का उपकरण एम्पीयर मीटर है। कैलोरीमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो कैलोरीमीटर का उपयोग शरीर में जो तापीय परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब या वायु दाब का मापन के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। एसिड और बेस के बीच प्रतिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? जल और लवण, लवण और जल, केवल लवण, ऑक्सीजन।
तो एसिड और बेस के बीच प्रतिक्रिया में लवण और जल बनता है। एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया होती है, जिसके चलते यह लवण और जल बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता ही है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लोहा का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिससे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है फेगोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है, जिसमें यह अपने शरीर से बढ़ते हुए भोजन को घेर लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदर्श प्रतिबिंब के लिए दर्पण का कोण क्या होना चाहिए? एक आदर्श प्रतिबिंब के लिए दर्पण का कोण क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक आदर्श प्रतिबिंब के लिए दर्पण का जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। यह एक आदर्श प्रतिबिंब के लिए प्रकाश की किरणें जब 90 डिग्री पर आती है तो समान कोण से परावर्तित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के किस परत में अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं? पृथ्वी के किस परत में अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है क्रस्ट, मेटल, कोर, बाहरी कोर। तो पृथ्वी के क्रस्ट जो परत होती है इसमें अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्नाशय किस हार्मोन का स्राव करता है? अग्नाशय जो है वह किस हार्मोन का स्राव करता है? तो अग्नाशय जो है वह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, जो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु जो है वो रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे अणु का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? प्रकाश वर्ष किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने के लिए प्रयोग होता है। यह दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज का अंतिम सवाल भी होगा। किस तत्व को प्रकृति में ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं पाया जाता है? किस तत्व को प्रकृति में ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं पाया जाता है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आती है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।